चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे ये जो विजन आईएएस का 19 जून का जो डेली करंट अफेयर्स आता है उसके ऊपर। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है हमारा वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के लिए तो जो आईसीटी पहल की गई है उसकी दूसरी बैठक हुई है आज। ये एक्चुअली शुरू हुआ था, आपका दूसरी बैठक हुई 2022 में शुरू किए गए थे ये। और ये फिर इसकी दूसरी बैठक हुई है दिल्ली में। महत्वपूर्ण और इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्ज टेक्नोलॉजी आईसीटी 2023 में शुरू किया गया था। जब 2023 में शुरू किया गया था, बट तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें 2022 दिखा रहा था। दूसरी बैठक के लिए शायद हो सकता है जनवरी में। हाँ, शायद आपने मैंने शायद गलत पढ़ लिया था। वो 2022 जनवरी में शुरू किया गया था और ये उसकी दूसरी बैठक, ठीक है। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में शुरू किया गया। ध्यान रखिए, फिर के लिए हो सकता है ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय और अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय के नेतृत्व में ये शुरू किया गया। ये किस किस क्षेत्र में अपना सहयोग करेंगे ये लोग? तो अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, दूरसंचार, स्वच्छ ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर सहयोग के लिए फ्रेमवर्क है। अगर हम बात करें तो मुख्य परिणाम की अगर बात करें, जो बैठक के मुख्य परिणाम थे उसमें किस किस पे हम लोग चर्चा किए, किस किस पे बात हुई है, तो नवाचार के मामले में, अंतरिक्ष सहयोग के मामले में, दूरसंचार के मामले में, जैव प्रौद्योगिकी के और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में। इन सब के भीतर भी कुछ कुछ की पॉइंट है, उस की पॉइंट पे देखेंगे तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आर्टिकल। जैसे प्री में आ सकता है कि 6G प्रौद्योगिकी के सहयोग की ये बात हुआ या नहीं हुआ, या फिर चार पांच स्टेटमेंट बना के दे दिया जाए कि आईसीटी की जो हाल में बैठक हुई है उसमें 6G प्रौद्योगिकी पे बात हुआ है या नहीं हुआ है, और खनिज सुरक्षा के ऊपर बात हुआ है यानी जैव प्रौद्योगिकी के ऊपर, लूनर गेटवे प्रोग्राम के ऊपर, ये सब ऐसे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो यूएस से इंडिया ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट के लिए 5 वर्षों में संयुक्त राज्य में $90 बिलियन से अधिक सरकारी निधि जुटाई जाएगी। इसके लिए सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और सतत कृषि कृषि के लिए सस्टेनेबल जो फार्मिंग आदि क्षेत्रों में अनुसंधान साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहयोग दोनों पक्ष की अगर बात करें सहमत हुए तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा और इसरो जो नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसको हम लोग निसार बोलते हैं हम लोग, लॉन्च किया जाएगा। यह प्रत्येक 12 दिनों में 2 बार पृथ्वी की सतह पर मानचित्र करेगा। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 12 दिन में 2 बार जो निसार लॉन्च किया जाएगा, सतह का मानचित्रण करेगा। लूनर गेटवे प्रोग्राम पे भाग लेने के अवसरों को पता लगाया जाएगा कि इसके ऊपर क्या संभावनाएं हैं इसकी। और लूनर गेटवे का लक्ष्य अमेरिका के नेतृत्व में सहयोगी आर्टोमिसस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा की कक्षा एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है। लूनर गेटवे प्रोग्राम आखिर क्या है? तो लूनर गेटवे प्रोग्राम है आपका चंद्रमा की कक्षा में एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है ना। और दूरसंचार के मामले में बात करें तो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए साझेदारी बढ़ाई जाएगी और 6G प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत किया जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी के मामले में बात करें तो वैश्विक जैव औषध आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित और मजबूत करने के लिए संयुक्त रणनीतिक फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। और जैव प्रौद्योगिकी के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग की प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए बायोएक्स पहल का शुभारंभ किया जाएगा। बायोएक्स पहल की शुरुआत, जैसे ये भी आ सकता है कि आईसीईटी में अमेरिका और भारत के बीच बायोएक्स की शुरुआत की गई है। एक स्टेटमेंट, ऐसे दो चार स्टेटमेंट बना के दे दिया जाए। स्वच्छ ऊर्जा की बात करें तो खनिज सुरक्षा साझेदारी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप पहल के दायरे में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत दक्षिण अमेरिका में लिथियम संसाधन परियोजना, ध्यान रहिए साउथ अमेरिका की बात चल रही है, और अफ्रीका में दुर्लभ भू खनिज के भंडार खनन में संयुक्त निवेश किया जाएगा। साथ में मिलकर निवेश करके। अगर आईसीटी का महत्व को देखा जाए तो यह विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला साझेदार और वैश्विक तकनीक आधार आपूर्ति श्रृंखला में योगदानकर्ता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है ये। और एक व्यापक परिवर्तनकारी क्षेत्रों में सीधे संबंधित है ये, जो अगली प्रौद्योगिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और भविष्य की युद्ध नीतियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो दोनों आपस में सहयोग करेंगे। यह भारत की गहन प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियों के लिए बाजार उपलब्ध कराती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। एक एक चीज एक बार देख लेते हैं। आईसीईटी जनवरी 2023 में शुरू किया गया था, इसकी दूसरी बैठक। और किस किस क्षेत्र में? तो नवाचार, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा।
इसमें ध्यान रखना है लूनर गेटवे प्रोग्राम और 6G प्रौद्योगिकी और निसार जो 12 दिन में 2 बार पृथ्वी का मानचित्रण करेगा। चंद्रमा की कक्षा में लूनर गेटवे जो प्रोग्राम है वो चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये कंप्लीट हुआ। और प्रधानमंत्री ने लगभग 30,000 कृषि साखियों को प्रमाण पत्र जारी किया है। और ये प्रमाण पत्र जारी किया है एक्चुअली ये मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक तरह से देखा जा सकता है इसको। जैसे कृषि सखिया अनुभवी महिलाओं, महिला कृषक और जमीनी स्तर पर कृषि प्रशिक्षित पैरा एक्सटेंशन पेशेवर हैं। कृषि साखी प्रमाण पत्र, कृषि साखी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्रोग्राम, कृषि साखी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के तहत प्रदान किए गए हैं। कृषि सखी कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो यह किसके है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन है। ठीक है ना, किसके किसके बीच, तो कृषि कृषि कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच ये समझौता है। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ाना। ठीक है ना। और यह प्रमाण पत्र लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप है। ये लखपति दीदी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करना, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करना, ग्रामीण महिलाओं को, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में, और उनके वित्तीय स्वायत्ता को बढ़ावा देना। कृषि क्षेत्र में महिलाओं का कार्यबल की स्थिति अगर देखें तो ये अगर हम चाहें तो मेंस में इसका लिख सकते हैं, महिलाओं का कार्यबल कृषि क्षेत्र में। तो अगर हम बात करें, नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 80% ग्रामीण महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। और कृषि भू समिति की बात करें तो 2010-11 से में जो कि 12.78% सक्रिय कृषि भू समिति महिलाएं के पास था, तो 15-16 में यह आंकड़ा 13.78% बढ़ा है। यानी कि 2011 से 2010-11 के अनुपात 2015-16 में जो कृषि स्वामित्व है, सक्रिय कृषि भू स्वामित्व जो बोलते हैं, भू स्वामित्व, वो क्या है, महिलाओं का बढ़ा है। और सक्रिय कृषि भू स्वामित्व ऑपरेशनल होल्डिंग से पर उस भूमि से है, ये एक सक्रिय कृषि भू स्वामित्व उससे है जहाँ पे पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं का कार्यबल का महत्व क्या है, तो ग्रामीण महिलाएं देश के 60 से 80% खाद्यान्न उत्पादन में योगदान करती हैं। और कृषि क्षेत्र के कार्य करने वाले पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात बढ़ा है, उन्होंने प्रति व्यक्ति सक्रिय उत्पादन में अधिक योगदान दिया है। कृषि में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लैंगिक असमानता को कम करने में मदद करती है, कर सकती है। मुख्य चुनौती क्या है, तो महिलाएं चुनौती देख सकते हैं इसका, तो महिला कृषकों को बैंकों से आसानी से ऋण नहीं मिलता है, सबसे पहला तो यही है। साथ ही उन्हें अपने कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुँचने में मुश्किल होती है, ये चुनौतियाँ हैं। कई ग्रामीण समाजों में महिलाओं को विरासत की जमीन का स्वामित्व नहीं मिलता है, जमीन का स्वामित्व नहीं मिलता है, और महिलाओं को कृषि क्षेत्र के अत्याधुनिक जानकारी का उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और भी बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें कि महिला कृषकों की मदद के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं, तो 3 योजनाओं को पहले ध्यान रखना है कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, नमो ड्रोन दीदी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसमें तो पता है प्रतिवर्ष 6,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किसानों के सहित भूमि धारक किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 महीना प्रदान की जाती है। और नमो ड्रोन मोदी क्या है, इसके तहत चयनित महिला सदस्य वाले स्वयं सहायता समूह की महिला को ड्रोन संचालन के प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसी महिला किसानों को किराए पर ड्रोन आधारित सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, नमो ड्रोन दीदी। और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, इसका उद्देश्य है कृषि में महिलाओं की भागीदारी और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निवेश करके महिला किसानों को सशक्त बनाना है। तो सबसे पहले कि सरकार द्वारा की कौन कौन सी पहल की गई है, तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये परियोजना ध्यान रहे तो ज्यादा बेटर है, नमो ड्रोन दीदी और फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अगर हम बात करें कि महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए, तो एक हम बता सकते हैं लखपति दीदी के बारे में, और फिर हम इसके बारे में बोल सकते हैं क्या, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच जो है आपका ये कृषि सखी कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये वाला सब पॉइंट, तो ये आर्टिकल भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार ने अपतटीय क्षेत्र में खनिज संसाधनों के विद्यमान नियम 2024 जारी किए।
केंद्र सरकार ने अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियम अधिनियम 2002 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके इन नियमों को जारी किया है। यह अधिनियम भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र, महाद्वीप, मगन तट और अन्य आर्थिक क्षेत्र में अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विकास एवं विनियम का विनियम का प्रावधान किया। मुख्य नजर रख के देखें तो इसमें मेन क्या है, मुख्य नियमों पर नजर ये है कि खनिज तेल और हाइड्रोकार्बन तथा खान और खनिज विकास विनियम 1957 की पहली अनुसूची पार्ट बी को निर्दिष्ट खनिज, पार्ट बी में परमाणु खनिजों की सूची। ये नियम अन्वेषण, व्यवहार्यता अध्ययनों और आर्थिक व्यवहार्यता आकलनों और खनिज संसाधनों एवं भंडारों के वर्गीकरण के चरणों की परिभाषित करते हैं। अपतटीय खनन के बारे में अगर बात करें तो क्या है ये अपतटीय खनन, तो 200 मीटर से अधिक की गहराई, ध्यान रहे 200 मीटर से अधिक की गहराई और गहरे समुद्र निकल में खनिज निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं अपतटीय खनन। और भारत में अपतटीय खनन का महत्व के बारे में बात करें तो भारत के अपतटीय खनिज भंडारों में सोना है, हीरा है, तांबा, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज विकास के लिए आवश्यक दुर्लभ भू खनिज शामिल है। भारत में 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईजी इकोनॉमिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक जोन E4 अनन्य का कुछ नहीं होता होगा युक्त खनिज संसाधन मौजूद है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड महासागर का एक क्षेत्र है जो किसी देश के प्रादेशिक समुद्र से 200 नॉटिकल माइल ईईजेड जो है आगे तक विस्तृत होता है, 200 नॉटिकल मील आगे तक विस्तृत होता है। 200 मीटर जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ, अगर हम मान लेते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है तो इससे 200 मीटर दूर से आगे तक ये सारा क्या है हमारा ईईजेड है हमारा। ठीक है, चुनौती क्या है तो निजी क्षेत्र की भागीदारी की कमी है और उच्च कुशलता, श्रम और अधिक पूंजी की जरूरत है, ये सब चुनौतियां इसमें। गहरे समुद्र के खनन किए जा सकने वाले खनिज संसाधन के प्रकार पॉली पॉली मेटेलिकल नोड्यूल, समुद्र नितल के विशाल सल्फाइड और कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्ट। तो ये सब प्रकार है खनिज संसाधन के, है ना। तो ये है हमारा आर्टिकल जो केंद्र सरकार ने अपतटीय क्षेत्र में जो नियम बनाए हैं 2024। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने साइबर स्पेस ऑपरेशन के लिए, तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि थल सेना है, वायुसेना है और हमारा क्या है जल, थल में, जल में और वायु सेना, ये हम इसकी सुरक्षा के लिए। अब हमारे क्या है मतलब साइबर स्पेस ऑपरेशन के लिए भी भारत का ज्वाइंट डॉक्ट्रिन जारी किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी की बैठक के दौरान ज्वाइंट डॉक्ट्रिन जारी किया गया। इसमें साइबर स्पेस ऑपरेशन के सैन्य पहलुओं को समझने पर जोर दिया गया। भूमि, समुद्र और वायु के पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों के अलावा साइबर स्पेस भी एक महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण युद्ध क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन के हाल ही में, अभी पहले कुछ दिन ये वाना क्राई जो रैमसर हमला हुआ था उसमें 100 से अधिक देश प्रभावित हुए थे। इसमें भारत तो जो प्रभावित होने वाले देश में तीसरे नंबर पर था। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने ये ज्वाइंट जो सीडीएस के ने ये साइबर स्पेस ऑपरेशन के लिए एक ज्वाइंट डॉक्ट्रिन जारी किया है। इसका महत्व ये होगा कि साइबर स्पेस में ऑपरेशन की योजना बनाने तथा संचालन में सशस्त्र बलों कमांडर, क्रमिकों कार्मिकों और प्रैक्टिशनर्स की अवधारणाओं के स्तर पर मार्गदर्शन करेगा। यह तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य एवं एकीकरण को बढ़ावा देगा और ये साइबर स्पेस में भी अब ये सामंजस्य करेगा। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस एकीकरण में साइबर स्पेस संबंधी लक्ष्य और तरीके विकसित करने तथा साइबर स्पेस संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी। इस परिचालन के सभी क्षेत्रों में और सभी उपलब्ध क्षमताओं के उपयोग से साइबर स्पेस को लाभ उठाने तथा परिचालन में के सभी क्षेत्रों में घटनाओं को प्रभावित करने में सहायता मिलेगी। अगर हम बात करें साइबर स्पेस वारफेयर की, तो सबसे पहली बात कि अगर साइबर स्पेस में अगर हम पीछे छूट जाते हैं तो मतलब हमें इस बात का डर रहेगा कि वार हो जाए साइबर से। जैसे इसे राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं नॉट स्टेट एक्टर्स द्वारा साइबर हमले के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये हमले तो किसी राष्ट्र की सुरक्षा और
समक्ष गंभीर खतरा पैदा करते हैं या किसी राष्ट्र के सुरक्षा के समक्ष कथित खतरे के खिलाफ प्रतिक्रिया में की जाती हैं। साइबर हमले आधिकारिक वेबसाइट एवं नेटवर्क को सक्रिय कर सकते हैं, आवश्यक सीमाओं को बाधित या निष्क्रिय कर सकते हैं, गोपनीय डेटा को चुरा सकते हैं या बदल सकते हैं, वित्तीय प्रणालियों को पंगु बना सकते हैं। साइबर स्पेस वारफेयर इकोसिस्टम में साइबर आतंकवाद, साइबर धोखाधड़ी, साइबर जासूसी और साइबर स्टॉकिंग आदि शामिल है। साइबर वारफेयर इकोसिस्टम में साइबर आतंकवाद है, साइबर धोखाधड़ी और साइबर जासूसी और साइबर स्टॉकिंग इत्यादि शामिल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में कुछ ये इम्पोर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं कि यह एक 4 स्टार जनरल रैंक का सैन्य अधिकारी होते हैं। 4 स्टार वह रक्षा मंत्रालय के भीतर नवसृजित सैन्य कार्य विभाग का प्रमुख होता है। इस विभाग में सचिव के रूप में कार्य करता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। वह रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिकरण परिषद का सदस्य और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली रक्षा योजना समिति का भी सदस्य है। वह तीनों सेनाओं के संबंधित सभी मामलों में रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार भी है। वह परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। चीफ ऑफ डिफेंस के पास कई मिलिट्री कमान कोई भी मिलिट्री कमांड नहीं होता है, यहाँ तक कि वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों का मिलिट्री कमांड भी नहीं होता है। तो ये था हमारा मेन आर्टिकल जो साइबर स्पेस ऑपरेशंस के लिए जो ज्वाइंट डॉक्ट्रिन जारी किया गया। ये अगर हम कुछ यहाँ पे अगर वर्ड की बात करें, शब्दावली की बात करें, तो साइबर खतरे के से रिलेटेड रहेगा क्लिक जैकिंग। तो क्लिक जैकिंग क्या है? तो ये एक साइबर खतरे को लेके ये चीज़ है। और इसके बाद हम बोल सकते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज हमला, मैन इन मिडिल अटैक, ये भी आपका साइबर से ही साइबर खतरा से ही रिलेटेड वर्ड है। रामस्वेयर, ये तो हम जानते हैं। स्पाईवेयर और जीरो डे वनरेबिलिटी, ये भी आपका क्या है? साइबर खतरा से रिलेटेड वर्ड है, ये शब्दावली में। अगला हमारा है डाकघर अधिनियम 2023। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, फिर भी हम लोग इसको आया तो इसको पढ़ लेते हैं। जैसे डाकघर अधिनियम 2023 लागू किया गया। जो हमारा भारतीय डाक अधिनियम था 1898 लागू किया गया था, जो कि आपका लॉर्ड, एक सेकंड, हाँ, लॉर्ड डलहौसी ने सबसे पहले इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश काल में के दौरान जो डाक व्यवस्था थी, वो सबसे पहला जो डाक घर खोला गया था वो 1727 1727 में पहला डाकघर। और गवर्नर जनरल जो थे डल डल लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय डाकघरों को राष्ट्रीय महत्व के एक अलग संगठन के रूप में मान्यता दी थी। कोलकाता में जिस जगह जनरल पोस्ट ऑफिस है वो पहले फोर्ट विलियम में था। ये तो हो गया हमारा ये चीज जो पृष्ठभूमि था। अभी जो डाकघर अधिनियम 2023 के जो मुख्य प्रावधान है उसमें ये है कि एक आपका क्या होगा, डाक सेवा का महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। और ये जो महानिदेशक के पास कुछ पावर होंगे, वो पावर क्या क्या है? सेवा के बदले शुल्क शुल्क लगाना, डाक टिकटों की आपूर्ति और बिक्री जैसे मामलों के नियम बनाने आदि से संबंधित शक्तियां होंगी। अगर बात करें तो डाक द्वारा भेजे जा रहे संदिग्ध पार्सल पर रोकने की शक्ति है केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार कुछ निर्धारित आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से भेजे जा रहे किसी पार्सल को जब्त करने की शक्ति है। जिन आधारों पर पार्सल जब्त किया जा सकता है उनमें देश की सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था और आपातकाल या फिर लोक सुरक्षा शामिल है। जवाबदेही की उन्मुक्ति, डाकघर अपने द्वारा पूरक सेवाओं के लिए जवाबदेही नहीं होगी। हालांकि कुछ निर्धारित प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में डाक विभाग को जवाबदेह बनाया गया है, कुछ में, है ना। इस अधिनियम के किसी प्रकार का अपराध या दंड का प्रावधान नहीं है। अगर किसी डाक द्वारा अगर कोई अगर लेटर या फिर कोई भी बोले तो प्रमाण या फिर डाक अधिकारी द्वारा पार्सल, कोई भी पार्सल अगर खोला जाता है तो उसके लिए कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। अनाधिकृत रूप से खोलना या अपराध नहीं है। जैसे डाक अधिकारी द्वारा पार्सल को अनाधिकृत रूप से खोलना कोई अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि इससे उपभोक्ता का निजता का अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
अधिनियम का महत्व के बारे में बात करें तो यह अधिनियम नागरिक केंद्रित सेवाएं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं को लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी फ्रेमवर्क तैयार करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डाक भेजने की प्रक्रिया में सहजता को बढ़ावा दे गई है। बाकी हमने पृष्ठभूमि की बात कर ली इसकी। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 75वें वर्ष के विशेष लोक अदालत की आयोजन करें। लोक अदालत का आयोजन उपयुक्त विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए किया जाएगा। लोक अदालत विवाद समाधान की एक वैकल्पिक प्रणाली है। लोक अदालत के बारे में अगर हम बात करें तो यह विधिक प्राधिकरण जो आपका 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसको 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के जरिए जन उपयोगिता सेवा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत का आयोजन किया गया था। अगर हम बात करते हैं, ये लोक अदालत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 से बात है नहीं है। ये जो है हमारा ये लोक अदालतें जो है ये सीपीसी 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 से बाध्य नहीं है। लोक अदालत के पास वही शक्तियां हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट को प्राप्त होती है। लोक अदालत के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। ध्यान रहना इस चीज को, प्रीलिम्स के लिए जो लोक अदालत की निर्णय होते हैं वो अंतिम है और बाध्यकारी हैं। इनके निर्णय के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई भी अपील नहीं की जाएगी। लोक अदालत में निम्नलिखित मामले लाए जा सकते हैं। किसी भी न्यायालय में लंबित कोई भी मामला हो वो लोक अदालत में लाया जा सकते हैं। ऐसा कोई भी विवाद जिसे किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया हो और निकट भविष्य में न्यायालय के समक्ष दायर की जाने की संभावना है वो भी लोक अदालत के अंडर में आ सकता है। लोक अदालत में सुलझाए जाने वाले मामलों में शामिल है विवाह संबंधी। देखिए कौन कौन से मामले, तो विवाह संबंधी, संपत्ति और मोटर दुर्घटना संबंधी दावे और भूमि अधिग्रहण और ये सब जो विवाद है वो लोक अदालत के समक्ष लाए जा सकते हैं। लोक अदालत का महत्व यही है कि विवादों का त्वरित निपटारा हो जाता है। और बात करें तो विवादों के निपटारे में अधिक खर्च नहीं होते हैं, क्योंकि लोक अदालत में विवाद दायर करते समय कोई अदालत शुल्क नहीं वसूला जाता है। इसमें कोई भी शुल्क वसूला नहीं जाता है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। न्यायपालिका पर लंबित मामले का बोझ भी कम होता है, लंबित मामलों का बोझ कम। तो ये लोक अदालत के अगर हम बात करें तो इसके मेंस में लिख सकते हैं लोक अदालत के महत्व के बारे में। तो त्वरित निपटारा, खर्च कम लगते हैं, इसमें शुल्क कोई भी नहीं लिया जाता है और जो न्यायपालिका पर जो मामले लंबित हैं उसके ऊपर बोझ कम होता है। फिर हम थोड़ा सा और इसको रिवाइज करें अगर, तो इसमें अंतिम और ये बाध्यकारी होते हैं। लोक अदालत के जो निर्णय है वो अंतिम है और बाध्यकारी है। किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जाएगी। कोई भी मामला किसी भी न्यायालय में लंबित है उसको लोक अदालत के समक्ष लाया जा सकता है। ठीक है, या फिर कोई निर्णय कोई ऐसा मामला है जो कि निकट भविष्य में न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने की संभावना है वो भी लोक अदालत के समक्ष लाया जा सकता है। अगर हम बात करें देश में पहली लोक अदालत जो है वो 1982 गुजरात के जूनागढ़ में आयोजित की गई थी। ठीक है, गुजरात के जूनागढ़ में। थोड़ा सा बात करेगा लोक भारत में विवाद निपटान के अन्य प्रमुख वैकल्पिक प्रणाली क्या है, तो आपका आर्बिट्रेशन है और मेडिएशन है और कॉन्सिलेशन है। अगर बात करें आर्बिट्रेशन, जो हम बात कर सकते हैं मध्यस्थम, यह अर्ध न्यायिक प्रणाली है। इससे निर्णय बाध्यकारी होते हैं, इसके भी निर्णय बाध्यकारी होते हैं। मध्यस्थता, इसमें विवादों का स्वैच्छिक और सहमति के आधार पर निर्णय लिया जाता है। और सुलह की बात करें तो सुलहकर्ता विवाद के पक्षकारों की आपसी सहमति से समझौता करने के में सहायता करता है। इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं। ध्यान दें कि जो कॉन्सिलिएशन जो सुलह वाली है उसकी निर्णय बाध्यकारी नहीं होती है। बाकी आपका आर्बिट्रेशन का निर्णय बाध्यकारी है, लोक अदालत का निर्णय जो है वो बाध्यकारी है। बात करें एनएफआरए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसकी अगर बात करें तो ये अपने द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण की जाने वाली ऑडिट कंपनियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। अगर एनएफआरए के बारे में बात करें तो इसकी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसको भारत सरकार ने 2018 में गठित किया था। इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के 132 के तहत किया गया। उद्देश्य क्या है, भारत में सभी प्रकार की कॉरपोरेट और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना। क्या काम है इसका, भारत में कॉरपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है। संरचना, इसके एक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है।
ध्यान रहे, इसमें केंद्र सरकार के द्वारा इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है। इसमें अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। अंशकालिक और पूर्णकालिक दोनों प्रकार के सदस्य शामिल हैं। कार्य क्या है इसका? कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों एवं मानकों की सिफारिश करता है। इन नीतियों और मानकों को केंद्र सरकार मंजूर करती है। यह लेखांकन मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी करता है तथा उन्हें लागू करता है। खातों का जो लेखा परीक्षण है, ध्यान रहे, इसका लेखा परीक्षण नियंत्रण और महालेखा परीक्षक करता है। अगला हमारा है सिकल सेल रोग, इसको बोलते हैं सिकल सेल डिजीज। दुनिया भर में इसको 19 जून को वर्ल्ड सिकल डे मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है इसका 2023 का, होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग केयर ग्लोबली। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन से जुड़े अनुवांशिक विकारों का एक समूह है। इसमें असमान हीमोग्लोबिन एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। एक्चुअली जो हमारे जो आरबीसी का जो आकार है, उस एक एक आकार में परिवर्तन हो जाते हैं। जो गोलाकार आकार के होते हैं, गोल आकार के होते हैं, वो अर्धचंद्राकार या फिर सिकल, जो उसको हम बोलते हैं अर्धचंद्राकार या फिर दरांती के आकार में बन जाता है। जिससे क्या होता है कि रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा होती है और इससे शरीर में एनीमिया, दर्द और संक्रमण एवं अन्य जटिलताएं पैदा होती है। यह बीमारी सामान्यतः भारत के जनजाति आबादी में अधिक पाया जाता है, किंतु गैर जनजातीय लोगों में भी इससे पीड़ित हुए, लेकिन ध्यान रखना है इसमें ज्यादातर जनजातीय आबादी है। इसको भारत में 47 तक खत्म करने के लिए राष्ट्रीय सिकल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया। ये था आर्टिकल आपका। और ये हमारा इसका लास्ट पेज है, में भी लास्ट। एक है हमारा लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर। तो ये इस वजह से प्रीलिम्स 2024 में 24 में जैसे क्वेश्चन आया था कि 18वीं लोकसभा के नए संसद के शपथ दिना। अब ये जो लोकसभा है हमारा, वो 18वीं लोकसभा, जैसे इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया था। 18वीं लोकसभा जो था ना, नारी शक्ति वंदना, 18वीं लोकसभा से शुरू होने वाली है। तो ध्यान रखना है कि ये जो लोकसभा जो गठन हुई है वो 18वीं लोकसभा है। तो इसमें ये जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर को। और इसमें जो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं वो वरिष्ठ जो होते हैं उस सदन में जो सबसे वरिष्ठ हैं। और वरिष्ठ किस रूप में देखना है कि कितने वर्ष वो क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं, इसमें एज में नहीं। जो सबसे ज्यादा बार या सबसे ज्यादा टाइम्स जो रहे हुए हैं लोकसभा में सदस्य, उनको बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। बाकी हम लोग पॉलिटी में इसको पढ़ते हैं कि प्रोटेम स्पीकर पहली बैठक से ठीक पहले एक स्पीकर का चुनाव किया जाता है, जो अपने में से ही इसका चुनाव किया जाता है। और इसकी शपथ जो है वो अ, इसकी नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, ये प्रोटेम स्पीकर के लिए। एंजल टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो एंजल टैक्स तो भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसका हम लोग बोल सकते हैं कि इसको फाउंडेशन जो हुआ था वो 1895 में। ये एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी फेडरेशन है, ये परिसंघ है ये। और भारत के औद्योगिक विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है। अब इन्होंने क्या बोला है कि एंजल टैक्स को हटाने की बात कही। आखिर एंजल टैक्स क्या है? तो एंजल टैक्स यह आयकर अधिनियम 1961 के तहत 2012 में लागू किया गया था। इसको एंजल टैक्स, यह टैक्स गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी शेयरों से जुटाई गई पूंजी, ध्यान रहे, गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी शेयरों से जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है। यह तब लगाया जाता है जब जारी किए गए शेयरों की कीमत कंपनी के उचित बाजार मूल्य यानी फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक हो जाता है, तब एंजल टैक्स लगाया जाता है। यह टैक्स मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाता है, व्यवसायों के लिए कर मानदंडों की पालन प्रक्रिया को समान बनाता है। फिर बात करते हैं अगर हम सीपीपीआई कंटेनर कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक। ये सूचकांक की अगर बात करें तो 2023 का सूचकांक है ये। इसमें 100 वैश्विक बंदरगाह में से भारत के 9 भारतीय बंदरगाह को शामिल किया गया है। सर्वोच्च रैंकिंग वाला कंटेनर जो बंदरगाह है वो आपका चीन का यांगसांग पोर्ट है। तो ध्यान रखना है कि यांगसांग पोर्ट जो है वो चीन का है। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्ड और ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने इसको तैयार किया है। इसको तैयार करने का मतलब क्या मकसद है? तो यह सूचकांक क्या है कि बंदरगाह में जो भी जहाज प्रवेश कर रहे हैं और निकल रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसके प्रदर्शन को एक तुलनात्मक मूल्यांकन की जाती है। क्यों की जाती है? इसको तुलनात्मक मूल्यांकन करने से फायदा क्या होगा? तो टर्मिनल या बंदरगाह पर व्यवस्था में सुधार
के अवसरों की पहचान करने के लिए मदद करता है ये, और इससे अंततः सार्वजनिक और निजी हितधारकों को लाभ मिलता है कि इसमें रैंक में जितना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे उतना बेटर होगा, और जहां जहां पे नहीं है ये उसको और बेटर किया जाएगा सुधार करने के लिए व्यवस्था में, उसके बंदरगाह की व्यवस्था। तो ये हुआ, ध्यान रखना इसको कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक, S&P और ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। चीन का जो यांगस्टांग पोर्ट है ये नंबर 1 पे रहा है। अगला हमारा है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है ये क्यों है न्यूज में, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो HAL को रक्षा मंत्रालय ने 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के खरीद का प्रस्ताव पारित हुए। अगर हम बात करें LCH के बारे में, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के बारे में, तो ये स्वदेशी और मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये हवा से हवा में मिसाइल दागने में सक्षम है, और हवा से जमीन पर भी ये मिसाइल दागने में सक्षम है। तो हेलीकॉप्टर है तो हवा से जमीन में तो ये डाल ही सकता है, लेकिन हवा से हवा में भी ये मिसाइल दागने में सक्षम है। अत्यधिक ऊंचाई वाले में यह संचालित किया जा सकता है, साथ ही इससे ऊंचाई वाले लक्षित क्षेत्रों में सटीक हमला किया जा सकता है। इसको रात में भी आ, आधुनिक स्टील रिसर्च मजबूत कवच हमला करने के लिए जबरदस्त ठीक है ये, और इसको नाइट में भी यहाँ पे नहीं होगा, ऊंचाई वाले में किया जा सकता है, इससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सटीक हमला किया जा सकता है। रडार के सिग्नल को कम करने के लिए इसमें रडार मटेरियल का उपयोग किया, साथ ही क्रैश प्रूफ और लैंडिंग गियर में से युक्त बनाया गया है। इसको नाइट में भी हम लोग, हाँ यहाँ पे है, रात में हमला करने में भी यह जबरदस्त क्षमता से युक्त है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो HAL द्वारा स्वदेशी है ना। जीन थेरेपी की बात करें, ये हमारा शायद, अच्छा ये कफाल भी है, और उसके बाद एक तो कफाल देख लेते हैं। कफाल प्रणाली ये बहुत ही मतलब पुराना फेमस आर्टिकल है ये। तो कुवैत में ये न्यूज़ में क्यों आया, तो कुवैत में जो 50 प्रवासी कामगारों की जो मौत हुई है, तो काफिला प्रणाली पर फिर से इससे सवाल उठने लगा। काफिला प्रणाली क्या है आखिर, तो एक तरह से देखने जाए तो ये मॉडर्न एक दास प्रथा है। मॉडर्न दास प्रथा यानी कि आधुनिक दास प्रथा जो होता है उस तरह से है ये। इसमें होता है क्या है कि हाँ, इकोनॉमिक बूम से समय पहले देखे थे इसको, 1950 के दशक में पश्चिम एशिया के कई देश में स्थानीय प्रयोजक स्पॉन्सर यानी कि स्थानीय प्रयोजक जो है या काफिल और प्रवासी श्रमिक के बीच संबंधों को विनियमित करने के लिए इस प्रणाली को अपनाया गया है। किसके किसके बीच, जो स्थानीय प्रवासी जो लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं उनका पासपोर्ट वगैरह रख लेना, और जब तक मतलब 2 साल तक काम करना उनके मतलब उनके ऑर्डर के बिना या उनके सहमति के बिना ना कहीं जा सकते हैं, या फिर दूसरे कंपनी में नहीं जा सकते। एक तरह से मॉडर्न दास के जैसा ही तरह है। इसमें पश्चिमी एशियाई देशों में इकोनॉमिक बूम के समय अस्थायी और क्रमिक श्रमिक को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया था। अस्थायी अस्थायी एवं क्रमिक श्रमिक को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया था। इसके तहत स्थानीय स्पॉन्सर को प्रवासी कामगारों के रोजगार और प्रवास की स्थिति पर लगभग पूर्ण नियंत्रण होता है। क्या है इसके तहत, स्थानीय स्पॉन्सर को प्रवासी कामगारों के रोजगार और प्रवास, ध्यान रहे, रोजगार और प्रवास की स्थिति पर लगभग पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए प्रवासी कामगारों को नौकरी छोड़ना हो या बदलना हो, या मेजबान देश में प्रवेश करना हो, या फिर बाहर निकलना के लिए स्पॉन्सर की लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है। तो एक तरह से है ना ये मॉडर्न दास के जैसा काफिला सिस्टम। जीन थेरेपी की अगर हम बात करें, तो अभी एक नया आर्टिकल है जीन थेरेपी। तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार एक टेक मिलीनियर ने जीन थेरेपी अपने DNA में एडिट कराने के लिए थेरेपी कराने का दावा किया। जीन थेरेपी की अगर बात करें तो जीन वंशावली कार्यक्रम की इकाई होती है। DNA के अनुक्रम से बने होते कोशिकाओं के केंद्र में गुणसूत्र प्रोसेस होने पर एक के बाद एक व्यवस्थित होती है। इसमें जीन थेरेपी क्या है वो देखते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कैंसर, अनुवांशिक विकार जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किसी व्यक्ति के जीन को संशोधित किया जाता है ना। ह्यूमन जीन थेरेपी का उद्देश्य चिकित्सीय उपयोग के लिए जीन एक्सप्रेशन को संशोधित करना या उसमें हेरफेर करना, या जीवित कोशिकाओं के जैविक गुणों को बदलना जीन थेरेपी है। और अगर हम बात करें जीन एक्सप्रेशन की, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीन में एनकोड की गई जानकारी के एक कार्य या उत्पाद जैसे प्रोटीन निर्माण में बदल दिया जाता है। ये हमारा जीन एक्सप्रेशन और जीन थेरेपी। तो ये था हमारा, अच्छा ये थाईलैंड वाला भी है ना, इसके बाद और कोई है क्या? नहीं, ये लास्ट आर्टिकल है। थाईलैंड वाला में कुछ नहीं है कि समलैंगिक विवाह को वैध माना गया है। थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है, ये राजधानी बैंकॉक है थाईलैंड में, जो सीनेट है वहाँ पे इसको
वैध बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी गई है, यानी समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मंजूरी मिल गई है। कहाँ पे? बैंकॉक में, या फिर हम बोल सकते हैं थाईलैंड में। अब इसकी भू स्थिति देखें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि के मध्य अवस्थित है। स्थलीय सीमा कम्बोडिया से लगती है, म्यांमार से लगती है, लाओस, और दक्षिण सीमा में मलेशिया की स्थित है। अगर देखा जाए तो एक तरफ इसके अंडमान सागर है और दूसरी तरफ थाईलैंड की खाड़ी है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस इज अंडमान सी, और यह हमारा अंडमान सी, और इधर आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड है। अगर हम बात करें इसकी कुछ विशेषताएं की, तो इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है आपका दोई इंथानन, और नदियां की बात करें तो यहाँ पे मेकांग, चाओ फारिया इत्यादि। जलवायु यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसून होती है। यहाँ के प्रमुख संसाधन की बात करें तो टीन, रबर, प्राकृतिक गैस, टंगस्टन और टैंटलम, इमारती लकड़ी इत्यादि। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, दोई सबसे ऊंचा शिखर जो है आपका दोई इंथानन, और नदियों की बात करें तो मेकांग और चाओ फारिया नदी यहाँ पे बहती है। तो ये है आपका 19 जून का जो हमारा डेली करंट अफेयर्स था, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।